दोस्तों अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच जंग लाजमी है। दिमाग ने बोला कि बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ और इसके साथ साथ ड्यूलोंग-पेटिट लॉ के बारे में जानना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो आए हैं। दिल ने कहा कि यार छोड़िए, कंप्लीट हो गया है, तो मैंने दिमाग की बात सुनी। हाँ, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए कोई भी बात होगी तो उसे ही माना जाएगा। तो यार आज के हमारे इस प्यारी सी मुलाकात में देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, टुडेज गोल देखिए आपके सामने है, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और इसके फेल होने का रीजन, ठीक है, लिमिटेशन की बात कर रहे होंगे, और बर्जीलियस भैया की स्टेटमेंट से जो एवोगैड्रो भैया ने दिमाग लगाकर जो बात चुराई, मॉडिफाई किया और अपना लॉ प्रपोज कर दिया, हाँ इसको जान रहे होंगे। ड्यूलोंग-पेटिट लॉ, जिसको फिजिक्स में यार इस्तेमाल में लाते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, प्रूफ के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल ये बात कर लेंगे ड्यूलोंग-पेटिट लॉ होता क्या है और केमिस्ट्री में, रसायन में इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, मामला क्लियर है। देखिए बर्जीलियस भैया ने क्या बोला, बर्जीलियस स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ध्यान से देखना गलती क्या हुई इनसे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। गलती जो हुई इनसे वो ये हुई, मजे मजे में बोल तो दिया और कुछ जगह ये बात जो है ये फिट भी हो रही है, मतलब सही प्रूफ हो रही है, कुछ जगह पर सही प्रूफ हो रही है, लेकिन ये जो बात है ये जनरल बात नहीं है, ये हर जगह वैलिड नहीं होगी। पहले बात कर लेंगे कहां कहां पर ये जो बात है ये फिट बैठ रही होगी। देखिए जैसे हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीन गैस हैं, सेम वॉल्यूम में, सेम टेम्परेचर कंडीशन के अंदर इन गैसेस को रखा, ठीक है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, आर्गन है, वॉल्यूम सेम है। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जो है ये सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर कंडीशन सेम है, प्रेशर सेम है। सेम प्रेशर कब एग्जर्ट हो पाएगा, जब इनका नंबर क्या होगा, नंबर सेम होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या मिल पाए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम मिल पाए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम मिल पाए, सेम मिल पाए, यानी ये वैलिड है। हाँ ये वैलिड होगा, यहां ये वैलिड होगा, बिल्कुल यह वैलिड होगा। एक और केस देखिए, ध्यान दीजिएगा, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। सेम वॉल्यूम एक बार फिर से हमारे पास है, ये देखिए सेम वॉल्यूम है, यहां जो गैस है मान लेते सेम वॉल्यूम है, यहां जो गैस है O2 गैस है, ठीक है, यहां H2 गैस है, एक और कंटेनर है इसमें N2 गैस है, N2 गैस है। आइडियल बिहेवियर को अज्यूम करते हुए, क्या है आइडियल बिहेवियर, गैसियस स्टेट में जान रहे होंगे, आइडियल बिहेवियर को कंसिडर करते गैस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या है ये भी हम गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर जान रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास O2, H2, N2 गैस है, प्रेशर सेम है, हाँ ये कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, सेम वॉल्यूम है, हाँ V सेम है, V सेम है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा ये सेम होगा, अरे तभी तो सेम प्रेशर एग्जर्ट हो पाया होगा। पार्टिकल का जो नंबर होगा ये सेम होगा, तभी तो सेम प्रेशर एग्जर्ट हो पाया होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। देखिए यहां पर जो गैस है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। एक मॉलिक्यूल में दो दो दो, हाँ दो दो एटम है, दो दो दो, 2 एटम्स हैं, O2 के एक मॉलिक्यूल में, H2 के एक मॉलिक्यूल में, N2 के एक मॉलिक्यूल में। तो यार एक बात बताएं, मॉलिक्यूल का नंबर सेम है और इनके अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले एटम का नंबर भी मैच हो रहा है,
ओवरऑल टोटल एटम्स की बात की जाए तो टोटल एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे। बात नहीं समझ आई तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल का नंबर अगर n है, मॉलिक्यूल का नंबर अगर n है, इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल का नंबर n है, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तभी तो यार सेम प्रेशर मिल पाएगा, एग्जर्ट हो पाएगा। तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल का नंबर n है तो इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल का नंबर सेम है तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स भी क्या मिल पाएंगे आपको, सेम नंबर ऑफ एटम्स मिल पाएंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल पाएंगे। और ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये 2n के इक्वल है, ये 2n के इक्वल है, या नहीं ये यहां पर भी वैलिड होगा, ये यहां पर भी वैलिड होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन 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 इसकी वैलिडिटी यहां चेक करनी है, यहां फेल हो जाएगा। कौन सा केस है, अगर एटॉमिसिटी अलग हो, ये देखिए गैस इस प्रकार से हमारे पास है, O3 गैस है, CH4 गैस है, NH3 गैस है, वॉल्यूम सेम है ना, मान लेते हैं वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सेम है, NH3 गैस, V सेम है, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है। ऐसा कब हो पाएगा, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर कंडीशन भी सेम है, ऐसा कब पॉसिबल है। देखिए प्रेशर सेम तब एग्जर्ट हो पाएगा, वॉल्यूम तो कंटेनर की है, टेम्परेचर कंडीशन सेम मेंटेन की हुई है, ऐसे थर्मोस्टेट में रखा हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर मेंटेन्ड है। प्रेशर सेम तभी हो पाएगा जब मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ये सेम होंगे। हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, पॉपुलेशन सेम होगी, गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तभी जाकर प्रेशर सेम मेंटेन हो पाएगा, तभी जाकर सेम प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। क्लियर हुई बात है। गैस मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो प्रेशर सेम कब मेंटेन हो पाएगा बोलो, जब यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, जब पॉपुलेशन सेम है। समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर इस बात को आपने समझ लिया है, मान लेते मॉलिक्यूल का जो नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लेते n है, कितने n है। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए, एटॉमिसिटी यहां देखिए 3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम मिलते हैं, तो यूनिटरी मेथड से देखें एक मॉलिक्यूल में 3 एटम और n मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 into n, इतने एटम मिल रहे होंगे। यहां देखिए एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, 4 नहीं 5, 4 + 1 5, हाँ 5 होंगे। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, 1 + 4 5 एटम है। तो n मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल का नंबर तो n है, n मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, n into 5 या 5 into n, एक ही बात है। यहां देखिए एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, 1 + 3 4 एटम्स, ठीक है। n मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल का नंबर n है, n मॉलिक्यूल में 4 into n, इतने एटम। क्या एटम का नंबर मैच हो रहा है, क्या एटम का नंबर मैच हो रहा है। नंबर ऑफ एटम सेम नहीं मिल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये सेम नहीं मिलते हैं, ये डिफरेंट मिलते हैं। इस केस में डिफरेंट मिलते हैं, पिछले केस में सेम मिल रहे थे, मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम मिल रहा था, हाँ तभी तो सेम प्रेशर वाली कंडीशन मेंटेन हो पाएगी। सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर कब होगा, जब मॉलिक्यूल का नंबर जो है ये मैच हो रहा होगा। और यहां देखिए मॉलिक्यूल का नंबर तो मैच हुआ ही था, एटम का नंबर भी मैच हुआ था। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिसिटी थी, एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले जो एटम थे ये सेम थे, एटॉमिसिटी सेम थी। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, अगर ये मैच हो रहा है, मॉलिक्यूल का नंबर तो पहले से ही मैच हो रहा था, ठीक है ना, ये चेक कर लिया था हमने। अब देखिए नंबर ऑफ एटम जब हम चेक कर रहे हैं, तो अगर ये एटॉमिसिटी मैच हो जाए, है ना, एटॉमिसिटी मैच हो जाए तो नंबर ऑफ एटम्स भी मैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही हुई, प्रॉब्लम यही हुई, ये जो एटॉमिसिटी है ना यार, ये एटॉमिसिटी है, ये मैच नहीं हुई, तो नंबर ऑफ एटम्स मैच नहीं होंगे। तो ये वाली जो कंडीशन, इसके अंडर यार मॉलिक्यूल का नंबर तो मैच हो जाएगा, मॉलिक्यूल तो सेम मिल जाएंगे, लेकिन एटम सेम हो ये बात जरूरी नहीं है। और ये मिस्टेक बर्जीलियस भैया से हुई थी, तो ये वैलिड नहीं होगा। बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो है ये वैलिड नहीं होगा।
तो हम क्या लिखेंगे, दिस हाइपोथेसिस फेल्स व्हेन different gases have different atomicity। गैसेस की एटॉमिसिटी अगर डिफरेंट होगी तो ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये फेल हो जाएगा। इस बात का फायदा उठाया किसने, एवोगैड्रो भैया ने। एवोगैड्रो ने देखा हर बार मॉलिक्यूल का नंबर तो मैच हो ही रहा है, तो यहां एटम को काटकर मॉलिक्यूल लिख दो। इन्होंने जल्दबाजी में एटम लिख दिया यहां पर, ठीक है। फायदा उठाया एवोगैड्रो भैया ने, चालाक थे, है ना। एवोगैड्रो नंबर इन्होंने देखिए दिया है, इन्वेंट किया है, तो दिमाग तो था इनके अंदर, हाँ शैतान दिमाग था। देख लिया इन्होंने मौके का फायदा कैसे उठाना है, देख लिया इन्होंने। Avogadro states that equal volume of all gases at same temperature and pressure have same number of molecules। हाँ दिमाग लगा लिया, एटॉमिसिटी सेम हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल का नंबर सदैव क्या होगा भैया, सेम होगा, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। जैसे O2O3 ठीक है, O2O3 मान लेते हैं, यहां पर है हमारे पास H2S, ठीक है, H2S वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम मिल रहा है, इन तीनों ही केस में। ऐसा कब होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ प्रेशर सेम तभी तो मेंटेन हो पाएगा भैया, पॉपुलेशन सेम होगी। तो इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। ये बात ऑलवेज ट्रू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाए, ये वाली बात जो है ये ऑलवेज ट्रू है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। एटम सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एटॉमिसिटी अलग होने पर एटम का नंबर डिफर करने लग जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल का नंबर n है, एटम होंगे 2 into n, मॉलिक्यूल का नंबर n है, एटम होंगे 3 into n, मॉलिक्यूल का नंबर n है, एटम होंगे, देखिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, एटॉमिसिटी इसकी 3 है, 3 into n। मॉलिक्यूल का नंबर n है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, n मॉलिक्यूल में कितना एटम होंगे, 3 into n होंगे। तो यहां देखिए एटम का नंबर मैच हो रहा है, यहां देखिए एटम का नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स सेम हो ये जरूरी तो नहीं। तो इसलिए मॉलिक्यूल वाली बात बोलना कि मॉलिक्यूल का नंबर मैच हो जाएगा, ये बात बोलना ज्यादा सही होगा। क्लियर हुई बात? चलिए अगर ये बात क्लियर हुई तो अब देखिए, 2 फ्लास्क ए एंड बी विजिबल है ना आपको, 2 फ्लास्क ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी है, इन फ्लास्क की इक्वल कैपेसिटी, 2 फ्लास्क ए एंड बी दे हैव इक्वल कैपेसिटी, ठीक है। एक में अमोनिया है NH3 है, एक में SO2 है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सिमिलर कंडीशन के अंडर विच फ्लास्क हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। भैया सारी कंडीशन सेम है तो मॉलिक्यूल का नंबर भी सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे, ठीक है। ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम देख चुके हैं कंडीशन सेम है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। Na से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल क्या मिल रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम मिल रहे होंगे। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल, आंसर क्या आएगा, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल, ये आंसर आ जाएगा। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद गैसेस। देखिए 1 लीटर की फ्लास्क है, सेम वॉल्यूम है, ये बताना चाह रहा है। वॉल्यूम का यहां पर देखिए यूज तो होगा नहीं, 1 लीटर का तो कोई यूज होगा नहीं। हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओजोन, ठीक है, ये 4 फ्लास्क हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करें इसके तो H2 हीलियम He, ठीक है, ऑक्सीजन O2 को बोलते हैं, O को नहीं बोलते हैं। गैसियस फॉर्म में ये देखिए O2 की फॉर्म में होगा। ओजोन O3 है, ठीक है। डिफरेंट फ्लास्क में है, सेम टेम्परेचर कंडीशन दे रखी है, सेम प्रेशर दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल जो होंगे ये सेम होंगे। इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ना यार, ये सेम होंगे। नंबर ऑफ H2, नंबर ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ O2, नंबर ऑफ O3, ये सेम होंगे। हाँ, यहां से ये पता चल रहा है ये सेम होंगे। मान लेते हैं ये जो नंबर है इनका, ये n है, ये नंबर n है। अब एटम की बात करने, कितने एटम होंगे, तो मॉलिक्यूल का नंबर n है तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हो, हाँ नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो की बात करनी है, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो n को यहां देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो ऑलरेडी एटम्स की फॉर्म में ही है, तो n को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर n को डायरेक्टली लिख दो, एक ही बात है। यहां देखिए एटॉमिसिटी 2 है तो n को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एटॉमिसिटी 3 है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो n मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, n × 3 होंगे। और इन नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लेना है, इन नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो लेना है। n n n n कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, 2:1:2:3, हाँ ये मिल जाएगा। 2:1:2:3, हाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चले फिर आगे। एवोगैड्रो लॉ आपने देख लिया है ना, एवोगैड्रो ने किस प्रकार से बर्जीलियस भैया की स्टेटमेंट का फायदा उठाया, है ना। खतरनाक आदमी थे, फायदा उठाना भी जानते थे, अपना काम बनाना भी जानते थे, अपना काम करना भी जानते थे, और दूसरे लोगों को देखकर फायदा उठाना भी आता था। आपको भी आना चाहिए, है ना। दूसरों की गलतियों से सीखना, सारी गलतियां तुम करके सीखोगे तो भैया जीवन इतना बड़ा थोड़ी है, लाइफ इतनी लंबी थोड़ी है कि आप सीख पाओगे, ठीक है। कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं टॉपर्स का जो इंटरव्यू है देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, है ना। बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से काफी कुछ जानने को मिलता है। ड्यूलोंग-पेटिट लॉ क्या है, ड्यूलोंग-पेटिट लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ये स्पेसिफिक हीट क्या है, भाई थर्मोडायनेमिक्स में जानोगे। यहां तो देखिए आप ये मान लो कि कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दे रखी होगी या पर केल्विन में जो वैल्यू दे रखी होगी वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। एक चीज आपको दी होगी क्वेश्चन में, डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में इसको जान रहे होंगे। कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रकार से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दे रखी होगी आपको, फाइंड करनी होगी तो फिर एटॉमिक वेट दिया होगा। इनका जो प्रोडक्ट है ये नियरली कांस्टेंट होगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता है। एटॉमिक वेट बस इसको एज इट इज याद कर लो, प्रूफ तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, उसको देखने की जरूरत नहीं। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, फिजिक्स में क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड, ठीक है। केमिस्ट्री में तो
ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे तो भैया ये कॉन्फिडेंस रहेगा, कहीं पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपसे सोल्व हो रहा होगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपके अंदर कि चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो हर टाइप के क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको यार अगले कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको सिखा रहा हूँगा, हाँ, ताकि यार सब कुछ आपसे हो पाए। हाँ, एनसीईआरटी बुक में हल्का फुल्का जिक्र क्यों ना किया हो, या किसी भी बुक में या किसी इंस्टीट्यूट के पैकेज में कुछ भी क्यों ना दिया हो, आपसे यार हो जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, कुछ भी आपको दिया हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो, आपको समझ आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको पूरा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, है ना। इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ आपके नोटबुक में ही होगा। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, ये जो प्रोडक्ट है ये 6.4 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कर लिया याद आपने? चलिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से इसके ऊपर बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट देखिए किसी एलिमेंट का आपको दिया है, स्पेसिफिक हीट किसी एलिमेंट का आपको दिया है। यूनिट देखिए, इस यूनिट में जो दिया होगा स्पेसिफिक हीट ही आपको दिया होगा। द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज, फाइंड कर लेंगे कैसे, अप्लाई कर दो भैया। एटॉमिक वेट into specific heat 0.214 is approximately equal to 6.4। हाँ, ये approximately equal होता है भाई, exactly equal नहीं होता। और यहां पर पूछा हमसे approximately equal है। 6.4 divided by 0.214, 29.9 यहां से हमें मिल रहा होगा, यानी एटॉमिक वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एटॉमिक वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30। कितना मिल रहा होगा? 30 के इक्वल मिल रहा होगा। क्लियर हुई बात? चलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चले आगे, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। काफी कुछ चीजें क्वेश्चन आपको सिखाकर जा रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें। इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को रीड करें। देखिए क्वेश्चन काफी कुछ आपको सिखाकर जा रहा होगा। 2 ग्राम of metal in H2SO4 gave 4.51 gram of metal sulfate. 2 gram of certain metal in H2SO4 gives 4.51 gram of metal sulfate. इतना metal sulfate मिल जाएगा। The specific heat of metal is 0.057 calorie per gram per degree centigrade। ठीक है, कैलकुलेट वैलेंसी, वैलेंसी फाइंड करनी है, एंड एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, वैलेंसी फाइंड करनी है और एटॉमिक वेट फाइंड करना है। कर लेंगे फाइंड। वैलेंसी मिल जाएगी तो एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा, क्या मिल तो जाना चाहिए। वैलेंसी मिल जाएगी तो एटॉमिक वेट आपको एग्जैक्ट ही मिल जाना चाहिए। काफी सारे बच्चे कहेंगे कि ड्यूलोंग पेटिट लॉ से तो अप्रोक्सीमेट मिलता है। हाँ भैया, वहां से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट हम निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालने से हम अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाल लेंगे। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर अप्रोक्सीमेट वैलेंसी हम निकालने में कामयाब हो गए हैं तो उसके बाद यार फिर हम लोग वैलेंसी को करेक्ट कर लेंगे, है ना। वैलेंसी को एग्जैक्ट बना लेंगे। जैसे किसी की वैलेंसी 2.9 आ गई, 3 बना लेंगे इसको। 2.3 आ गई वैलेंसी तो 2 हो गई भैया। जिस भी इंटीजर के क्लोज होगी वैलेंसी तो इंटीग्रल होती है, तुम क्या करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जिसके भी ज्यादा क्लोज होगी एग्जैक्ट उतना मान लेंगे, क्योंकि ड्यूलोंग पेटिट लॉ से तो हमें अप्रोक्सीमेटली आइडिया मिल रहा होगा एटॉमिक वेट का। उससे जो वैलेंसी आएगी वो भी अप्रोक्सीमेट आएगी, करेक्ट कर लेंगे। वैलेंसी को करेक्ट करने के बाद हम फिर एटॉमिक वेट को करेक्ट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोल्यूशन देखिए क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। हवाई में ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं ड्यूलोंग पेटिट लॉ आप अप्लाई कर लो। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट 0.057 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। 6.4 को 0.057 से डिवाइड कीजिए। कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, 0.057 से डिवाइड किया 112.28। एटॉमिक वेट क्या आ गया? एटॉमिक वेट आ गया अप्रोक्सीमेटली 112.28। इसको 112.28 की बजाय 112 भी आप मान सकते हो। ठीक है,
112 आ गया। चलिए, ये तो ड्यूलोंग पेटिट लॉ से हमने काम कर लिया है। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की हम लोग कोशिश कर रहे होंगे। मेटल M है, इसको H2SO4 में डाल दिया, ठीक है, मेटल सल्फेट बन रहा है। अब इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे होंगे। मान लेते हैं मेटल की वैलेंसी जो है ये N है। N इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद ये बनाएगा, और सल्फेट जो है ये 2- चार्ज कैरी कर रहा होगा वैलेंसी के क्रॉसओवर से। वैलेंसी को क्रॉसओवर से यहां देखिए मेटल सल्फेट का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा M2SO4N। मेटल सल्फेट का ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, जिसमें जो मेटल है ये 2 ग्राम है। मेटल है 2 ग्राम, ठीक है, और 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट बना है। 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट बना है, मतलब मेटल का मास तो इसमें है 2 ग्राम। 2 ग्राम तो मेटल का मास है, और जो सल्फेट का मास होगा ना, जो सल्फेट का मास होगा, ये सल्फेट का मास होगा 4.51, तो टोटल मास हुआ। इसमें से आप एक काम करो, मेटल का मास माइनस कर दो, तो 2.51 ग्राम जो होगा ये मास ऑफ सल्फेट होगा, मास ऑफ सल्फेट होगा, ठीक है। मेटल का मास दिया है, पूरे मेटल सल्फेट का मास दिया है, मेटल का मास पूरे मेटल सल्फेट के मास में से माइनस किया तो सल्फेट का मास आ गया। ये मास ऑफ मेटल है, ये मास ऑफ मेटल है, मास ऑफ मेटल है। अब ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हमारे पास AXBY, एक शानदार टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर हमारे पास AXBY कंपाउंड का फॉर्मूला है, हमारे पास नंबर ऑफ A है, मान लेते हैं Na है, हमारे पास नंबर ऑफ B है, NB है। A एंड B के नंबर के बारे में हम जानते हैं, Na और NB है, तो क्या इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। ये X टाइम्स है और ये Y टाइम्स है। इक्वल कैसे बनाया जा सकता है? जो X टाइम्स है ना यार, इसको तो Y से मल्टीप्लाई कर दो। जो X टाइम्स है ना, इसको तो Y से मल्टीप्लाई कर दो, और जो Y टाइम्स है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो X से, तो इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो ये X टाइम्स है, तो इसको आप Y से मल्टीप्लाई कर दो। A के नंबर को, जो यहां देखिए सबस्क्रिप्ट में आपको मिल रहा है Y, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो B का नंबर है NB, इसको यहां जो मिल रहा है ना यार सबस्क्रिप्ट में, देखिए इस NB को देखिए यहां जो A के सबस्क्रिप्ट में मिल रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, X से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने पर इनको इक्वल बनाया जा सकता है। हाँ, अब यही टेक्निक यहां पर यूज करेंगे। वेरी यूजफुल टेक्निक, ठीक है, वेरी यूजफुल टेक्निक। कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इस प्रकार से रिलेट किया जा सकता है, इनके बीच इक्वालिटी इस प्रकार से इंट्रोड्यूस की जा सकती है। वेरी यूजफुल टेक्निक, वेरी यूजफुल। ऐसी बातें एक्सपीरियंस से ही आप सीख पाओगे, कोई सिखाने के लिए आपको नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कंपैरिजन करना आपको आ गया। अब देखना मैं क्या करना चाहूंगा यहां पर, मैं यहां पर बोलूंगा कि नंबर ऑफ मोल जो मेटल के होंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास M2SO4 है, M2SO4 होल N हमारे पास है। मैं यहां पर कहूंगा नंबर ऑफ मोल जो मेटल के होंगे ये इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल सल्फेट के, इक्वल नहीं होंगे। क्या किया जाए, मेटल के नंबर ऑफ मोल को तो मल्टीप्लाई कर दें N से, है ना, N से मल्टीप्लाई किया जाए, और सल्फेट के नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई किया जाए 2 से। इस प्रकार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको इक्वल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब सल्फेट के नंबर ऑफ मोल कैसे लिख पाएंगे, मेटल के नंबर ऑफ मोल कैसे लिख पाएंगे? मेटल के नंबर ऑफ मोल लिखने के लिए मेटल का मास 2 ग्राम बाय मोलर मास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 112। हाँ, एटॉमिक मास जितना मेटल का उतना ही मोलर मास होगा, जो कि हमने ड्यूलोंग पेटिट लॉ से फाइंड कर लिया है। इनटू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फेट। सल्फेट के नंबर ऑफ मोल कैसे लिख पाएंगे? सल्फेट का मास 2.51 गिवन मास, मोलर मास कितना होगा
SO4 का मोलर मास कितना होगा? 32 सल्फर का है, 16 इंटू 4, ये O4 से आ जाएगा, 64 प्लस 32 ये हो गया 96, ठीक है। 32 प्लस 64 ये हो गया 96, ठीक है। इससे डिवाइड किया जाए, नंबर ऑफ मोल सल्फेट के मिल रहे होंगे, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे? इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, इसको 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा होगा। n देखिए यहां से मिल रहा होगा, n यहां से मिल रहा होगा, 2.51 इंटू 112 बाय 96। सोल्व कर लो, n कितना मिल रहा है यहां से, इसको जल्दी से सोल्व कर लो, जल्दी से सोल्व कर लो। 2.51 मल्टीप्लाइड बाय 112 डिवाइडेड बाय 96, 2.92। n की वैल्यू जो मिल रही है ये 2.92 मिल रही है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेट क्यों है? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। ये अप्रोक्सीमेट क्यों है? क्योंकि ड्यूलोंग पेटिट लॉ से जो वैल्यू मिलती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है ड्यूलोंग पेटिट लॉ से। क्लियर हुई बात? तो अगर कहानी यहां से ही अप्रोक्सीमेशन के साथ स्टार्ट हुई तो यहां देखिए जो रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया और इसमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने पुट की उससे जो n मिलेगा ये भी तो आपको अप्रोक्सीमेट ही मिल रहा होगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट मिल रहा होगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू वैलेंसी जो इंटीग्रल होगी, n इज इक्वल टू इसके क्लोजेस्ट इंटीजर देखिए आप क्या है, 3 है, ये एग्जैक्ट वैलेंसी होगी, एग्जैक्ट वैलेंसी होगी, ठीक है। क्या इस एग्जैक्ट वैलेंसी को इस्तेमाल में लाते हुए एग्जैक्ट मास की कल्पना की जा सकती है? क्या फाइंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक काम कर लो ना, इस रिलेशन में एग्जैक्ट वैलेंसी आप पुट कर दो तो n तो आपको नोन है और एटॉमिक मास आप फाइंड कर लो, मोलर मास आप फाइंड कर लो, उतना एटॉमिक मास आपको मिल रहा होगा। तो एक काम कीजिए, मेटल का मास है 2, क्वेश्चन में दिया है, और ये जो मास है ना इसको मान लो m, इस मास को m मान लो। वैलेंसी की एग्जैक्ट वैल्यू आप यहां पुट कर दो। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू वैलेंसी की यूज करते हुए अप्रोक्सीमेट मास को हम यहां से हटा देंगे और m लिख देंगे, यहां से m आ जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए 2.51 बाय 96 इंटू 2, ये तो पहले से था ही इतना, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, m एग्जैक्ट यहां से मिल जाएगा, m एग्जैक्ट यहां से मिल जाएगा। ये हमने वैलेंसी एग्जैक्ट यूज की, इससे हमें m एग्जैक्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आगे चलते हैं। जो m एग्जैक्ट होगा, आगे चलते हैं, जो m एग्जैक्ट होगा इसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है, उधर से ले आओ यार, जो भी मसाला इस तरफ आ रहा होगा उसको इस तरफ ले आओ। 3 इंटू 96 बाय 2.51, ठीक है, इस तरफ से जो भी उस तरफ जा रहा होगा ले जाओ उसको, यही जाएगा और क्या होगा। और इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या मिल रहा होगा? 3 इंटू 96, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.51, 114.74। m एग्जैक्ट जो आपको मिलेगा, m एग्जैक्ट जो आपको मिलेगा 114.74, इतना मिल जाएगा। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो पास ही था, पास ही था, ये तो पास ही था 112 के, तो इतनी मशक्कत आपने क्यों की? भाई कई बार ऐसा होता है, बाल की खाल निकालने वाली बात होती है, ऑप्शन काफी पास दिए होते, जैसे 112 भी दिया होता, 113 ऑप्शन भी दिया होता, 114 भी दिया होता, 115 भी दिया होता, तो ऐसे केस में भाई फिर हमें एटॉमिक मास को भी करेक्ट करने की जरूरत होती। वैलेंसी को पहले करेक्ट किया जाएगा फिर एटॉमिक मास को, हमेशा ऐसा ही होगा। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास से अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी को फिर एग्जैक्ट वैलेंसी के अंदर तब्दील करेंगे। फिर जो पुराना रिलेशन आपके पास है, जो पहले आपने अप्रोक्सीमेट मास की वैल्यू पुट की थी, वहां मास को m मान लेंगे, वैलेंसी को वहां पुट कर लेंगे, एग्जैक्ट वैलेंसी आप पुट कर लेंगे और आपको वहां से
एग्जैक्ट एटॉमिक मास या फिर मोलर मास मिल जाएगा। जितना मोलर मास होगा उतना एटॉमिक मास होगा। यूनिट ही तो डिफरेंट होगी। जैसे यहां जो m की यूनिट आई ये ग्राम है, और यहां जो यूनिट होगी देखिए एटॉमिक मास की जो यूनिट होगी ये तो मोलर मास ग्राम यूनिट में है। एटॉमिक मास एग्जैक्ट जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा 114.74 AMU। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या होगी इस प्रकार से मिल रही होगी। आई होप कहानी आपको अंडरस्टैंड हुई होगी और ड्यूलोंग पेटिट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसकी एक झलक मैंने आप लोगों को दिखला दी है। आई होप ड्यूलोंग पेटिट लॉ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस लॉ, ये तमाम चीजें आपने जरूर अंडरस्टैंड कर ली होंगी, अपने दिल और दिमाग दोनों में कैद कर ली होंगी। तो इसी के साथ इस छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन का हुआ अंत। जैसे यार हमारी छोटी मगर मोटी बातें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे होंगे। अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर को जानना है, इसके एनसीईआरटी डिस्कशन को हमें जानना है। वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर कर रहे होंगे और इसके अलावा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी जान रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं सर अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दो, ये हम साथ साथ मैनेज कर लेंगे, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। अभी के लिए इतना काफी है। चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी एक बेहतरीन शानदार सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल करिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।